गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल फ्री और फेयर इलेक्शंस में और डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ज्यादा होता है। तो आज एक एडिटोरियल आया है। आज है 1 दिसंबर। आज रॉबस्ट ट्राइमविरेट टुवर्ड्स अ रॉबस्ट ट्राइमविरेट नाम का एक एडिटोरियल आया है। ये आपके GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रोल हम डिफाइन कर सकते हैं। ये नवीन चावला जी द्वारा लिखा गया है। ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और ये इन्होंने किताब लिखी है एवरी वोट काउंट्स। तो इसीलिए इनका जो भी ओपिनियन है, इनके जो भी सजेशंस हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एडिटोरियल्स का रोल हमारे आंसर बिल्डिंग में होता है। तो यहाँ पे अगेन हमारे लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसी, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन में हमें यहाँ पे इनपुट पॉइंट्स मिलते हैं। अब ऑथर क्या कहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, निर्वाचन आयोग के एक स्वाधीन बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए। और इसमें इलेक्शन कमिश्नर्स का जो रैंडम अपॉइंटमेंट हो रहा है वो क्वेश्चन रेज कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उस मैटर को सुनने वाला है। इस एडिटोरियल एनालिसिस में फिर हम देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। जो भी कमिटीज अभी तक आई हैं जिन्होंने रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं, उन्होंने क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं वो हम देखेंगे। क्या पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बी इक्वेटेड विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर्ड बॉडी है, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्वल टू 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। वी नीड टू चेक दैट। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन किया है, ये भी हम देखेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स एडिटोरियल में देखने वाले हैं जो ऑथर ने समझाए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मसल एंड पावर का अब्यूज बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट रैंडमली इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर ले रही है और रैंडमली उनको रिमूव कर दे रही है। यानी कि जो में उनका सगा वो इलेक्शन कमीशन में है और जो उनका सगा नहीं है वो इलेक्शन कमीशन में नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो सेफ गार्डेड है, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट और उनके रिमूवल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे में 1990 से लेके अभी तक में 2004 से लेके करीब करीब 20 प्लस रिफॉर्म्स हैं जो प्रपोज किए गए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने एक को भी इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया है। दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई 1990 में, जिन्होंने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट ना करे, वो कंसल्टेशन करे। जैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में करता है, वैसे ही वो प्रेसिडेंट कंसल्ट करे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि गवर्नमेंट का किसी तरह का रोल ना हो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में। उसके बाद जस्टिस एम वेंकटाचलैया द्वारा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी प्रपोज की गई जिसमें प्रधानमंत्री होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, राज्यसभा का, लोकसभा का और डेप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। तो अगेन इन्होंने एक नई तरह की बॉडी बनाई जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सके। उसके बाद 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई जस्टिस AP शाह की, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के साथ मिलकर एक कलेजियम बनाना चाहिए, यानी राष्ट्रपति को कंसल्ट करना चाहिए एक 3 मेंबर कलेजियम से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा का होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। इन्होंने ऑल टुगेदर जुडिशरी का भी रोल बताया कि हमें इंडिपेंडेंट बॉडीज को रखना है अगर हमें इंडिपेंडेंस बरकरार रखनी है। यहां पे किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में कहा गया है, तो अभी हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप इस इंफोग्राफिक से देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2016 से लेकर अभी तक में काफी कोशिश कर रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो उसने अपने पोलिंग स्टेशंस बढ़ाए, उसने वोटर आईडी कार्ड्स का यूज जो है मैंडेटरी किया, फोटो इलेक्टोरल रोल्स बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके, इजियर वोटर वेरिफिकेशन के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम लेके आए और अवेयरनेस कैंपेन लेके आए, और ट्रांसजेंडर को भी अपने वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने की इजाजत दी 2016 से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल मैनीफोल्ड है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमें इनके 2 मेजर इश्यूज जो अभी आ रहे हैं वो हमें समझना पड़ेगा। पहला इशू है अपॉइंटमेंट प्रोविजंस के, जो कि ये क्वेश्चन रेज करता है कि अपॉइंटमेंट या तो एग्जीक्यूटिव से हो या सेपरेट कलेजियम से हो। जैसा कि आपने अभी देखा प्रीवियस कमिटीज में,
सब में बताया गया है कि एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए इनको बनाने के लिए, जिसमें राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और 2255 लॉ कमीशन रिपोर्ट ने कलीजन के बारे में बात करी है। तो पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल है किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो आर्बिट्ररी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है, और वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया को यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंपीचमेंट के थ्रू रिमूव करते हैं और इलेक्शन कमीशन को रैंडमली रिमूव कर देते हैं। ये एक तरह की डिस्क्रिपेंसी है जिसको हटाना बेहद जरूरी है। तो ये दो मुद्दे यहां पे हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको कह रहा है, एक अच्छा फैक्ट दे रहा है कि अभी तक हमारे यहाँ सिंगल लेडी है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी हैं, और उनका नाम है वी.एस. रामा देवी। तो ये भी अच्छा एक फैक्ट आपको सामने आता है जो कि 1990 के दौरान रही थी। और यहां पे आपको इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी पावर है कि वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, एडवाइस करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। क्वासी जुडिशियल पावर्स के बारे में बताया गया है कि वो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के रिकॉग्निशन के कंप्लेंट्स को सुनता है, पॉलिटिकल सिंबल्स को और उनके कैंडिडेट्स की कंप्लेंट्स को सुनता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जहां पे वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाता है, रजिस्टर करता है, डीरजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टी एंटिटीज को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स कराता है और इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ पार्टीज पे नजर रखता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा होता है, और दो अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट द्वारा आयुक्त किए जाते हैं। हर स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो कि एक गवर्नर अपॉइंट करता है। और इलेक्शन कमीशन जो है oversees the work of the state election through the chief electoral officer। और at the district level यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं जो कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं जो कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। 2004 से कई सारे रिफॉर्म्स पेंडिंग है। ये समय आ गया है जब हमको आर्बिट्ररी रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हमें इंश्योर करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को इंपॉर्टेंस दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया है अपने जजमेंट में, और उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पावर में एक समान है इलेक्शन कमिश्नर के, और उसको कहा प्राइमस इंटर पैरेस यानी कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स। जैसे कि हम सेम वर्ड यूज करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इक्विवेलेंट इन पावर विद अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ही इज जस्ट द प्राइमस इंटर पैरेस, यानी पहले प्राथमिकता उनको दी जाती है, बाद में पूछा जाता है। तो बस इतनी सी ही बात है सीईसी और ईसी के बीच में। अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ को किस तरीके से, इलेक्शन कमिश्नर्स को किस तरीके से, याद रखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये पूरा आर्टिकल नहीं है, ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है, उनको किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, और मेजोरिटी रूल प्रिवेल करे। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमिश्नर्स किसी भी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हिदायती नहीं होने चाहिए, उनके दबाव में नहीं आने चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर शुड ऑल्सो बी रिमूव्ड, और यहां पर रिमूवल के लिए उन्होंने कहा कि जैसे आप चीफ इलेक्शन कमीशन को इंपीचमेंट करा के रिमूव करते हैं जो कि एक आसान प्रोसेस नहीं है, उसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स को भी इंपीचमेंट के द्वारा ही रिमूव करिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि इलेक्शन कमिश्नर किसी भी तरह के दबाव में ना आए। होता क्या है, अगर इलेक्शन कमिश्नर को बिना किसी कारणवश आर्बिट्ररी तरीके से रिमूव कर दिया जाए, अगर उसके मन में यह डर रहेगा तो वो हमेशा इंक्लाइन करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ। और आपको पता है कि निर्वाचन आयोग का किसी भी तरह का झुकाव खतरनाक हो सकता है हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। यहां पे आपको एक इंफोग्राफिक दिखाई देगा, ये 2017 का है, जहां पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और यहां पे इलेक्शन कमीशन ने नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर लॉन्च किया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्विजेस में ऐसे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सिटीजन्स को अलाउ किया गया है नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर में कि वो कंप्लेंट डाल सकते हैं, और वो अपने वोटिंग डेट चेक कर सकते हैं, इलेक्टोरल रोल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इलेक्टोरल अवेयरनेस के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हर स्टेट और यूटी को एक अपना स्टेट कॉन्टैक्ट सेंटर सेटअप करना पड़ेगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया। तो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिक रीच बढ़ा रहा है, यहां पे हमें देखने को मिलता है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन वो उसके कमिश्नर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हर सक्सेसिव इलेक्शन कमिश्नर को उसके रिमूवल का डर होगा तो वो किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर पाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि उसको किसी का साइड लेना है।
अगर इलेक्शन कमिश्नर्स ये सोचने लग जाएंगे तो कभी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाएगी। इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर्स की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बहुत जरूरी है, ताकि कॉन्फिडेंस इस इंस्टीट्यूशन पे लोगों का बढ़ सके और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का भी बढ़ सके। इसीलिए इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी एडिक्वेटली डिफाइंड, इट विल हेल्प इन इंश्योरिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस इन फ्री एंड फेयर मैनर। अगेन हम यहाँ पर रिमूवल को प्री डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कितना मेजर रोल रहा है मई 2019 में, जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे, 875 मिलियन से ज्यादा वोटर्स थे, 10 मिलियन से ज्यादा इलेक्शन ऑफिसर्स थे, 100 मिलियन फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, 464 पार्टीज थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, 8000 से ज्यादा कैंडिडेट्स थे 545 सीटों के लिए, और यहां कुछ मेजर स्टेट्स हैं जहां पे चुनाव किया जा रहा था। तो ये हमें देखने वाली बात है बॉस कि 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, और इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल को मैनीफोल्ड बोलते हैं। ये हमारे भारत में डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस बचाने में बहुत हेल्प करता है, एक्सेप्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फॉलोड बाय ये सोल डिस्क्रिशन है इनके पास पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, डी रिकॉग्नाइज करना, और जुडिशियल पावर्स भी है थोड़ी सी। जब ये कंप्लेंट सुनते हैं या रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अब क्या है वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कलीजियम अपॉइंट करे तो उसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स को, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा वैसे इलेक्शन कमिश्नर्स को भी करे। इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देने की जरूरत है ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर डेमोक्रेटिकली प्रैक्टिस हो सके, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस हो सके। एक सिलेक्शन ग्रुप बनाने की जरूरत है कलेजियम नाम का, जो कि ब्रॉड बेस्ड बॉडी हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लुमिनरीज इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये हमारे सदभाव हो गए, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सब इंक्लूडेड हो, और हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड करें। और सिक्योरिटी अगर अपॉइंटमेंट में है तो उसी तरीके से सिक्योरिटी रिमूवल में भी होनी चाहिए, और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी इंपीचमेंट प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो ये था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्किंग और फंक्शनिंग पे छोटा सा एडिटोरियल एनालिसिस। आपको एडिटोरियल एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफाइन किया गया है आप मुझे ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काम करने के लिए। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एनालिसिस। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।